हेलो बच्चों, आज की इस धमाकेदार क्लास में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का, जो कि क्लास 10th में यदि आप लोग हो तो ये क्लास 10th के लिए वीडियो है। और आपको एक बात याद रखना है, टोटली हम इस वीडियो में 100 प्रश्न को करेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 50 प्रश्नों का सही आंसर देना है। यानी कि आप यदि कमेंट बॉक्स में हो सके तो आंसर बताना है, और या हो सके तो मन में आपको काउंटिंग करते जाना है कि आप लोगों ने कितना सही आंसर दिया है। ठीक है, मन में काउंटिंग करना है सिर्फ। और इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको बोलता हूँ ना, इस वीडियो को एक बार देख लेते हो सही ढंग से ना, तो आपको ना इतना मैं गारंटी दे देता हूँ ना, आप टॉपर की श्रेणी में जा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर पढ़ते हो, मैं भी जो भी प्रश्न भी करवाऊंगा, इसको यदि आप लोग सही ढंग से देख लेते हो तो टॉपर की श्रेणी में जाओगे। या टॉपर की श्रेणी में नहीं जाओ या ना जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप 2023 के एग्जाम में ना अच्छा स्कोर करोगे। यानी कि सोशल साइंस में आपको 95% नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी का दम नहीं होगा जो आपको रोकेगा। अगर आप चाहते हो लाना तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अंत तक देखना, और वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड में, ताकि उनको भी पता चले कि वो लोग किस प्रकार से तैयारी करते हैं और कितना तैयारी करना बाकी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न हम लोग यहाँ पे शुरू जो कर रहे हैं ना, वो टॉपर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपर बना दूंगा, ये ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, इसका कारण है, मैं जो भी प्रश्न करवाऊंगा सभी प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट, और बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यही सब प्रश्न आते रहता है हर साल। तो आपको पूरा कंटिन्यू देखना है, और आप लोगों को कमेंट करना है प्रश्न का आंसर, या हो सके तो आप लोगों को मन में काउंट करना है, और लास्ट में वीडियो खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको बता के जाना है कि मैंने 50 में 50 सही किया है, यानी 100 में 50 या फिर 100 में 50 मैंने सही किया, ये आपको बता के जाना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा, 1 नंबर हमारा बोलता है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है मल्टीमीटर, बी में फोकस, सी में है रिक्टर स्केल, और डी में दिया गया सुनामी। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे याद रखना, रिक्टर स्केल होगा, यानी कि जिनका भी सी ऑप्शन आएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2 नंबर, कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आता है अभी के टाइम में आ रहा है, बट वह क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए में है जल की अधिकता, बी में है नदी की तली में अवसाद का जमा होना, सी में दिया गया है वर्षा का ना होना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नदी में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है वो जल की अधिकता, यानी जल में जब बढ़ने लगता है तो बाढ़ आता है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन बताऊंगा उनका राइट आंसर होगा, और आप लोग मिलाते भी जाना। आप देखिए अगली प्रश्न आपसे पूछता है, यहाँ पे प्रश्न कहता है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा क्या नहीं हुआ? तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, 4 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा क्या है? तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन जो है ना प्राकृतिक आपदा है। तो ये देखिए, ये महामारी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, नहीं, महामारी भी एक प्रकार से हो जाता है हमारा मानव जनित आपदा, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, यानी कि इनमें सभी होगा। तो जिनका डी ऑप्शन आएगा उनका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न कहता है 5 नंबर प्रश्न कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मतलब कि ये गैस जो हुआ था ना, भोपाल गैस कांड, इसमें जो है ना अम्ल वर्षा हुआ था, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो आपको याद होगा। तो इसमें किस प्रकार का आपदा हुआ? प्राकृतिक आपदा था, मानव जनित आपदा था, वायुमंडलीय आपदा था, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को नोट करके रखना है, ये मानव जनित आपदा था, क्योंकि मानव के द्वारा ही वह अम्ल बनाया गया था, यानी कि यहाँ पे बी जिन्होंने बताया होगा उनका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को देखने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है, ध्यान से देखिएगा और आंसर बताना। प्रश्न कहता है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन हम लोग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में भूकंप को रोकना, बी में सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, सी में प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, और सी डी में दिया है स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, तो नोट करके रखिएगा, ये होगा हमारा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय जानना, यही हमारा प्राकृतिक आपदा कहलाता है, यानी कि जिनका भी इसी ऑप्शन आएगा उनका सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, 7 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग दे देते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा फास्ट में। देखिए ऑप्शन कहता है हमारा सांप्रदायिक दंगा, बी में है आतंकवाद, सी में है रेल दुर्घटना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे हमें कि प्राकृतिक आपदा मतलब मानव जनित आपदा जो है ना यहाँ पे कौन नहीं है? ठीक है, तो चलिए मानव जनित आपदा यहाँ पे कौन कौन नहीं हो सकता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो इनमें से आप लोगों को नोट करके रखना, कोई नहीं, क्योंकि ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों को नोट करके रखना है। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है ना ये क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है एक ज्वालामुखी पहाड़, बी में है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, ठीक है, सी में है सूर्य की भीषण गर्मी, डी में है विनाशकारी समुद्री लहर। तो देखिए सुनामी जो होता है ना ये समुद्र में आता है, यानी कि विनाशकारी समुद्री जो है ना
थर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, तो डी जिन्होंने बताया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करो, और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड में। वीडियो को इस प्रकार से एक निशान तीर का बना होगा, उस पर टाइप करके आप लोग अपने फ्रेंड में वीडियो का लिंक भेजें, जिससे कि वो सभी पढ़े और उनको भी पता चले कि उन्होंने कितनी तैयारी किया और कितना तैयारी करना बाकी है, और 100 में से वो कितना नंबर लाते हैं। वो ये सब आपको अपने फ्रेंड में भेजना और उनको पूछना भी है कि आपने कितना सही आंसर किया है। ठीक है, तो चलिए आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करना। तो चलिए प्रश्न नंबर हमसे पूछता है 9 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप जो ना कब आया था प्रथम बार, मतलब बिहार में भूकंप, ठीक है, प्रथम बार की बात बोली जा रही है। तो ऑप्शन ए में है 1934, बी में 1904, सी में है 2008 में, और डी में है 1997 ईस्वी में। तो देखिए आप लोगों को एक ही बात याद रखना है, 2008 में जो है ना 9 नंबर प्रश्न, सॉरी 9 नंबर प्रश्न कहा होगा 1934 ईस्वी में प्रथम बार जो है ना बिहार में भूकंप आया था, प्रथम बार, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन होगा। जिन्होंने ए बताया होगा उनका सही हो जाएगा। आप देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पे 10 नंबर पूछता है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय, सी में है जलीय, सी में दिया गया है प्राकृतिक आपदा, और डी में है महामारी। तो देखिए भूकंप जो है ना ये किस प्रकार का आपदा होता है, तो भूकंप जो है ना ये किस प्रकार का होगा आप लोगों को कमेंट करना फास्ट में। तो चलिए ये होगा हमारा प्राकृतिक आपदा, यानी कि जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आंसर होते जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए में है अधिक रेल परिचालन, बी में है वृक्षारोपण आंदोलन, ठीक है, सी में है शहरीकरण, और डी में है कोयना बांध का निर्माण। तो देखिए महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण जो बना है वो क्या कारण है? तो कोयला बांध निर्माण जो हुआ है तब से भूकंप आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप लोग मिलाते चलिएगा। आप देखिए अगली प्रश्न से यहाँ पे पूछता है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत क्षेत्र को जो ना प्रभावित करने वाली आपदा क्या हो सकती है? तो ऑप्शन ए में भूकंप, सी में ओजोन परत का भक्षण, ठीक है, संरक्षण, और डी में है सी में है ज्वालामुखी, और डी में है बाढ़। तो देखिए बाढ़ का राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है, ओजोन परत का संरक्षण, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है 13 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन विनाशकारी आपदा है? इनमें कौन विनाशकारी आपदा है? तो ऑप्शन ए में भूस्खलन, सी में सुनामी, मतलब बी में है सुनामी, सी में है बाढ़, और डी में है सूखा। तो देखिए राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है, ये होगा भूस्खलन जो है ना ये काफी खतरनाक विनाशकारी आपदा होता है, यानी कि ए ऑप्शन जिन्होंने बताया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा, और आप लोगों को मिलाते चलना है। अब देखिए प्रश्न हमसे यहाँ पे 14 नंबर पूछता है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी क्यों आता है? तो ऑप्शन ए में समुद्र में भूकंप आना, सी में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, डी सी में दिया गया द्वितीय पर भूकंप का आना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुनामी जो है ना ये समुद्र में आता है, यानी कि समुद्र में भूकंप आना, यानी कि ये ऑप्शन जिन्होंने बताया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न देखिए, फास्ट में आप लोग कमेंट करना। प्रश्न कहता है हमसे, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाती है? यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है ना वहाँ पर जो भूकंप आता है समुद्र में वो किन महीनों में आता है? तो ऑप्शन ए में मई जून, सी में है जून से जुलाई, बी में है जून से जुलाई, और सी में है अगस्त से सितंबर, और डी में है दिया गया अक्टूबर से नवंबर। तो देखिए नोट कर लीजिएगा ये हमारा होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच, यानी कि अभी जो महीना चल रहा है इसी महीना में आता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को डी ऑप्शन याद करके रखना है। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है 16 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे सूखा माना जाता है? तो ऑप्शन में है पूर्वी राजस्थान, सी में बी में है पूरा मध्य प्रदेश, सी में है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और डी में है ये सभी। तो देखिए भारत का सूखा क्षेत्र जो माना जाता है आप लोगों को माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है तो कमेंट करना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये जो ना राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र भी होता है, पूरा मध्य प्रदेश भी जो है ना पूर्वी मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ पे पूर्वी होगा, लिख देता हूँ पूर्वी। ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, और यहाँ पे हमारा कर्नाटक का पठार, यानी कि इनमें से सभी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो डी आप लोगों को नोट करके रखना है। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है 17 नंबर प्रश्न कहता है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर किससे अधिक ध्यान देना है? बाढ़ प्रबंधन में जो है ना किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए में नदी के जल को दूषित होने से बचाना, बी में है नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण होना, सी में है नदी पर मजबूत पुल बनाना, और डी में है नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बनाना। तो देखिए आपको नोट करके रखना है क्या आंसर हो सकता है। तो ये आंसर होगा हमारा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करा देना चाहिए, यानी कि नदी ये इस प्रकार से, अब इस प्रकार से नदी जा रहा है ना, तो ये सड़क है इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ इधर भी सड़क है, तो यहाँ पर ऊंचा बांध बना देना चाहिए जिससे नदी का पानी बीच में ही रहे और ये गाँव के इधर ना आए। तो ये कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप प्रश्न समझे यहाँ पे 18 नंबर पूछता है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन में कश्मीर और उत्तराखंड,
बी में है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और सी में है झारखंड, और डी में है मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर का नोट करके रखिएगा। कश्मीर और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा जो ना प्रभावित होता है भूस्खलन क्षेत्र से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग मिलाना 18 प्रश्न में से आपने अभी तक कितना सही किया है ये आपको मिला के रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है ना ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में है जापानी, और डी में है अरबी। तो देखिए ये राइट आंसर होगा। जापानी भाषा हमारा होता है सुनामी, यानी कि यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हमसे अगली प्रश्न पूछता है बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या होता है। तो चलिए बाढ़ हमसे परिभाषा नहीं पूछा जा रहा है, शॉर्ट में पूछा जा रहा है। तो देखिए बाढ़ जो होता है ना यह प्राकृतिक आपदा होगा, मानवजनित आपदा होगा, समान आपदा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए बाढ़ जो है ना प्राकृतिक आपदा होगा, ये आपको माइंड में हमेशा बैठा के रखना है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है किस नंबर सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है वर्षा जल का संग्रहण करना, बी में है नदियों को आपस में जोड़ देना, सी में है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे प्रमुख और अच्छा कार्य जो होगा ना नदी सूखा से बचाने के लिए तरीका मुख्य वो होगा वर्षा जल का संग्रहण करना, यानी कि बारिश के समय में जब बारिश पड़ता है तो छत पर जो पानी जमता है ना उन सभी को हमें पाइपलाइन के पाइप जैसे छत के ऊपर से पाइप से पानी जो आता है ना हमें वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा कर देना है, उस गड्ढा में पानी को जमा कर रखना है, जिससे कि जब सूखा पड़े तो हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी आप लोगों को ए ऑप्शन याद करके रखना है। अब चलिए अगली प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए में पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बिहार, बी में है दक्षिणी बिहार, सी में है पश्चिमी बिहार, और डी में है उत्तरी बिहार। तो देखिए 22 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होता है ना ये होता है उत्तरी बिहार, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे 23 नंबर पूछता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मैंने काफी बार पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है गंडक, सी में है कोसी, और डी में है पुनपुन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 23 नंबर है ना, इसका राइट आंसर होगा कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, यानी किसी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या हो सकता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में बाढ़, बी में है भूकंप, सी में है वर्षा की कमी, और डी में है ज्वालामुखी विस्फोट होना। तो देखिए 24 नंबर का नोट करके रखना है, वर्षा की कमी के कारण ही जो है ना सूखा पड़ता है, यानी कि सी ऑप्शन आपको नोट करके रखना है। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध जो है ना यह किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए में गंडक, बी में है कोसी, सी में है दामोदर, और डी में है गंगा नदी। तो देखिए 25 नंबर का नोट करके रखिएगा, ये होगा हमारा कोसी नदी पर है। ठीक है, किस पर है जी, कोसी नदी पर है। आई मीन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगली प्रश्न हमसे पूछता है भाखला नांगर बांध किस नदी पर है। भाखला नांगर बांध जो है ना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए में नर्मदा, बी में है कृष्णा, सी में है काबड़ा, और डी में है सतलज। तो देखिए ये हमारा किस नदी पर होता है अवस्थित। तो ये सतलज नदी पर है, यानी कि जिन्होंने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है फास्ट में आप लोग कमेंट करना। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जोड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका जो है ना अधिक रहती है। तो ऑप्शन ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है बिहार, और डी में है असम। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ज़्यादातर जो है ना किस क्षेत्र में, यानी कि जाड़े के क्षेत्र में ठंड के समय में वहाँ पर तमिलनाडु में ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 28 नंबर पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली कौन नदी है। ठीक है, बाढ़ की भीषिका वाली नदी जो ना कौन सी होती है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए में दामोदर, बी में है महानदी, सी में है गंगा, डी में है कोसी नदी। तो देखिए 28 नंबर का राइट आंसर होगा दामोदर नदी, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जिन्होंने बताया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। तो ऑप्शन ए में है भी भूस्खलन, सी में है, बी में है चक्रवात, और यहाँ पे है बाढ़, और डी में दिया गया है सुखाड़। तो मैंने आपको बताया था भूस्खलन जो है ना यह काफ़ी जो है ना खतरनाक आपदा होता है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगली ये अगर हमारा नहीं होगा, यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार की त्रासदियों में से एक क्या है। तो बाढ़ सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछता है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ठीक है, किस प्रकार का बनाया गया है, मतलब सतलज नदी पर एक जो ना कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन में सरदार पर सरोवर, बी में है पंत सागर, सी में है गोविंद सागर, और डी में नागा अर्जुन सागर। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा गोविंद सागर बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे 31 नंबर पूछता है सुखाड़, यानी कि सूखा, इसका अर्थ होता है सूखा किस प्रकार की आपदा होता है। तो ऑप्शन ए में प्राकृतिक आपदा, बी में मानवजन्य आपदा, सी में है समान आपदा, और डी में
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये राइट आंसर होगा, प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किस प्रकार का है? ऑप्शन ए में जल के अभाव में, बी में है मिट्टी की नमी के अभाव में, और सी में दिया गया है मिट्टी के क्षय के कारण, और डी में है मिट्टी के लवणता के कारण। तो देखिए कृषि सुखाड़ जो होता है ना, ये किसके कारण हो सकता है? तो आप लोग माइंड लगाओ। चलिए बहुत अच्छे, ये हमारा होगा जल के अभाव के कारण, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखेंगे। फास्ट में आप लोग कमेंट करना। प्रश्न कहता है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देते हैं, फास्ट में कमेंट करना आप लोग। ऑप्शन ए में है शिक्षा और शिक्षा का प्रचार करना, और बी में है जल, ठीक है, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, और सी में देगा तालाबों की जलपूर्ति करना, तालाबों में जलपूर्ति करना, और डी में है नदियों के मार्ग को बदलकर उसका सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो देखिए राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा ना वह क्या हो सकता है? तो कमेंट करना फास्ट में। चलिए ये होगा नदियों के मार्ग में जो नदियों के मार्ग में जो नदियों का मार्ग बदल के हमें सूखाग्रस्त जहाँ क्षेत्र होता है वहाँ पे हमें नदी के पानी को लाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ऑप्शन ए में है अचानक आ जाती है, बी में है सूखा जो है सूखा पूर्व सूचना के अनुसार आता है, और सी में धीरे धीरे, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये राइट आंसर हमारा होगा धीरे धीरे आता है सुखाड़, यानी कि सी ऑप्शन जो ना करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है 35 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहा है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे ज्यादा सूखा रहता है? ठीक है, ऑप्शन ए में पंजाब, बी में राजस्थान, सी में दिया गया बिहार, और डी में है गुजरात। तो देखिए आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये हमारा क्या हो सकता है 35 नंबर प्रश्न का। तो 35 नंबर प्रश्न जो है ना गुजरात सबसे ज्यादा सूखा रहता है, यानी कि डी ऑप्शन आपको जो है ना याद करके रखना है। आप चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न से यहाँ पे 36 नंबर पूछता है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय समुदाय भवन निर्माण की योजना है? ठीक है, कितना पर होगा? तो ऑप्शन ए में 4000 वर्ग फीट, बी में है 40,000 वर्ग फीट, और सी में है 400 वर्ग फीट, और डी में 4 वर्ग फीट। तो देखिए 36 नंबर का राइट आंसर हमारा होगा 4000 वर्ग फीट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न से यहाँ पर पूछा जा रहा है 37 नंबर, ठीक है, प्रश्न पूछता है बिहार के कितने जिलों में आपदा कार्य केंद्र स्थापित की गई है? ठीक है, इसकी योजना जो ना की गई है। तो ऑप्शन ए में 38 जिलों में, बी में है 30 जिलों में, सी में 15 जिलों में, और डी में है 7 जिलों में। तो देखिए ये टोटली जो ना कितने जिलों में है? तो ये 38 जिलों में जो ना किया गया है स्थापित, ठीक है, टोटल 38 जिलों में। तो आप लोगों को याद करके रखना है, पूरे बिहार में जितना भी जिला है सभी जिलों में यह किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न सॉरी ये प्रश्न नंबर 37, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछता है जी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न कहता है नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने के क्या लाभ होते हैं? जहां नदी रहता है वहां पर वृक्ष क्यों लगाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन में जलावान की लकड़ी प्राप्त होती है, बी में है पशुओं को चारा मिलता है, सी में प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, और डी में है बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा संभावना बढ़ती है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा ना ये होगा बादल आकर्षित होती है और वर्षा जो है ना यह आने की ज्यादा संभावना रहती है। यानी कि नदी जहाँ पे हो आप लोग यदि आपके आसपास में यदि नदियाँ बहती है तो वहाँ पे आप लोग क्या करो, बगल में पेड़ पौधे लगाने का कोशिश करो, जिससे बारिश समय पे आपके होगा। ठीक है, तो ट्राई क्या करो आप लोग। तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा रहा है 39 नंबर प्रश्न कहता है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए में है स्थानीय प्रशासन, और देखिए ऑप्शन बी में है स्वयंसेवी संगठन, और सी में है गांव मोहल्ले के लोग, और डी में है ये सभी। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा, यानी कि स्वयंसेवक संगठन, गाँव मोहल्ले के लोग और सरकारी संगठन, ठीक है, ये सभी साथ रहना चाहिए, तभी आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक होगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे 40 नंबर पूछता है। प्रश्न कहता है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधा होती है? यानी कि आपदा जब आता है तो कौन सी समस्या सबसे ज्यादा संचार में आता है? तो ऑप्शन ए में है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों को टूटना, ठीक है, बी में है सड़क का जहां तहां ध्वस्त हो जाना, और यहाँ पे हमें सी में दिया गया है समय पर विदेशी धन की प्राप्ति ना होना, और डी में है महामारी फैलना। तो राइट आंसर हमारा होगा जो ये होगा मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ए आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है 41 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है,
प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में केबल का टूटना, बी में है टावरों की ऊंचाई में कमी, सी में है टावरों को संचार टावरों की दूरी, और डी में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है, तो आप लोगों को कमेंट करना फास्ट में 41 नंबर प्रश्न का। तो देखिए ये होगा केबल टूटना, ठीक है, केबल टूट जाना। तो चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखते हैं फास्ट में। प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न कहता है यहाँ पे सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। सुनामीटर ये एक मीटर का नाम है, इसके द्वारा समुद्र में क्या नापा जाता है। ऑप्शन ए में बाढ़ को, बी में सूखा को, सी में चक्रवात को, और डी में सुनामी को। तो ये नापा जाता है ना सुनामी को नापने के लिए सुनीमीटर द्वारा जो है ना उसका यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न कहता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जो तरंग पहुंचता है ना वो है PSL, यानी कौन तरंग सबसे पहले पहुंचता है। तो ऑप्शन ए में आपका है P, बी में है S, सी में है L, और डी में है T। तो देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो होगा ना ये होगा हमारा P तरंग सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। तो चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे यहाँ पर 44 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप का जो ऊर्ध्वाधर केंद्र होता है ना उस पर जो पृथ्वी का केंद्र होता है वो क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में भूकंप केंद्र, बी में है अधिक केंद्र, और सी में है अणु केंद्र, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे अधिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। अधिक केंद्र यानी बी ऑप्शन आप लोगों को नोट करके रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग फास्ट में देखते हैं। आप लोग कमेंट करते जाइए, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो प्रश्न कहता है 50 नंबर, भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में हमारा भूकंप केंद्र, ठीक है जी। ऑप्शन ए में तो ये भूकंप केंद्र ही हमारा होगा, ठीक है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 46 नंबर। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। भूकंपीय तरंग क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए भूकंपीय तरंग पहले जान लेते हैं भूकंपीय तरंग कौन कौन होता है जी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या P होता है, L होता है, S होता है, यानी कि O नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको याद करके रखना है। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर 47 नंबर पूछता है, अब भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में जो है ना बांटा गया है। तो ऑप्शन ए में 4, बी में है 3, और है 5, और डी में है 7। तो देखिए ये टोटली बांटा गया है ना 5 क्षेत्रों में, ठीक है, भूकंप को। तो आपको सी याद रखना है। आप चलिए अगले प्रश्न हमसे पूछता है सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी जो है ना किस स्थान पर आता है। तो सुनामी आपको पता होगा समुद्र में आता है, यानी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है 49 नंबर प्रश्न कहता है दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। दिसंबर महीना था और 2004 था, उस समय भारत के किस हिस्से में सुनामी का भयंकर तूफान आया था, सुनामी आया था। ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है अटलांटिक सागर, और बी में दिया गया है बंगाल की खाड़ी। तो देखिए ये आया था किसमें, तो नोट कर लीजिएगा बंगाल की खाड़ी में खतरनाक तूफान आया था। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है सबसे खतरनाक तरंग क्या है। सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है, ठीक है। तो मैंने देखा था, हमने एक प्रश्न देखा कि सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तरंग पहुंचता है, तो P तरंग पहुंचता है, ये हमने देखा। अब प्रश्न हमसे पूछता है सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है, तो ये होता है हमारा L तरंग, ठीक है। आपको याद करके रखना है, बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न आता है। अब प्रश्न हमसे पूछता है बस्ती यानी कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब घर में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दरवाजे खिड़कियां लगाना, बी में है आग बुझने तक इंतजार करना, ठीक है, और सी में है अग्निशामक को बुलाना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा आइडिया जो है ना ये होगा अग्निशामक यंत्र को हमें फ़ोन करके बुला देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को यदि अग्निशामक फ़ोन नंबर नहीं है तो मैं आपको बता दूं ये होता है 108 पे, ठीक है, सॉरी 108 होगा। आप लोग कमेंट करना, चलिए हमको याद नहीं है, छोड़ो हमको याद नहीं है, आपको कमेंट करना है कि किस पे करना है। 108 पे करना है, ठीक है। सॉरी हम लिख देते हैं, पहले आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। 108 पे कमेंट, सॉरी यार रुक जाओ थोड़ा सा, देखिए यहाँ 108 पे आपको कमेंट करना है जी। चलो 108 पे कमेंट करना है, या 100 पे करना है, या फिर 104 पे करना है, ठीक है। ये आपको बताना है किस पे जो ना अग्निशामक यंत्र को बुलाने के लिए हमें कॉल करना हो। तो ये आपका होमवर्क रह गया, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे हमने प्रश्न देख लिया अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ठीक है। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए। तो यार सोचो ना, ये हम नहीं हो सकता है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें चले जाना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है मलबे के नीचे, ठीक है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का जो ना मदद ली जाती है। तो ये जो ना इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों ने यदि बताया होगा तो आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है आग से
के जलने की स्थिति में जले हुए व्यक्ति के स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला ये प्राथमिक उपचार जो होगा ना, अस्पताल पहुंचाना ही हमारा काम होगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ही कुछ करना होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सॉरी सी ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ठंडा पानी, ऑप्शन में दिया है ठंडा पानी प्राथमिक उपचार, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार ठंडा पानी ही होगा। चलिए शायद होना चाहिए, वैसे होना नहीं चाहिए, ये सब दिया है ऑप्शन में तो यही होगा, ठीक है। ठंडा पानी ही सबसे पहले डालना चाहिए, ठीक है, जिससे उसको कुछ राहत मिले, फिर हम दूसरा जो काम करेंगे वो करेंगे अस्पताल पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है क्या होता है? तो ऑप्शन ए में टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में हॉकी टॉकी और डी में रेडियो। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। वहीं वर्तमान में आपको पूछ दे वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो अब तब आपको याद रखना है मोबाइल, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं होगा, ये हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। आप चलिए अगली प्रश्न समझे, यहाँ पर पूछा जा रहा है, पूछता है प्रश्न, वैकल्पिक संचार साधन इनमें कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन इनमें से क्या नहीं हो सकता? तो ऑप्शन ए में है रेडियो संचार, बी में है होम रेडियो, सी में है उपग्रह संचार और डी में है अंतरिक्ष, ठीक है। तो देखिए 56 का राइट आंसर नोट करके रखना, अंतरिक्ष होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा क्या नहीं हो सकता है? तो नोट करके रखिएगा, प्राकृतिक आपदा जो नहीं होगा ये हमारा क्या हो सकता है? नहीं, आतंकवाद नहीं होगा, ठीक है, आतंकवाद, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न हम लोग देखें फास्ट में। प्रश्न हमसे पूछता है यहाँ पे सिंदूर, ठीक है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है सिंदूर संवेदी संग्रह, यानी कि इसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है। ये मतलब है ना रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दूर संचार के लिए, बी में संसाधनों की खोज के लिए, सी में है मौसम विज्ञान के लिए और डी में है इनमें से सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा 58 नंबर प्रश्न का ये होगा संसाधनों की खोज के लिए हम लोग करते हैं प्रयोग, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। अब देखिए अगली प्रश्न कहता है, आप लोग कमेंट करना। फास्ट में प्रश्न कहता है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है, यानी कि भारत में कितना % भूमि पर जो है ना भूकंप आते रहता है हमेशा? तो ये टोटली होता है 56%, ठीक है। 56% पर हमेशा भूकंप आते रहता है टोटली पूरे भारत में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न कहता है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन है? वर्तमान में कौन सा ऐसा साधन है जो सबसे हमें अधिक उपयोग दे रहा है? तो सोच के आप लोग देखो ना, मोबाइल नहीं होगा क्या? मोबाइल सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में दे रहा है, तो 60 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? रिंग बांध जो है ना किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए में सूखा के लिए, बी में चक्रवात के लिए, सी में बाढ़ के लिए और डी में है सुनामी के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर होगा बाढ़ के लिए, ठीक है, बाढ़ के लिए होगा। चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जहाँ मान लो आप रहते हो वहाँ पर भूकंप आता है तो आपको किस प्रकार का न्यू, मान लो आप घर बना रहे हो तो आपको कैसा घर बनाना चाहिए, किस डिजाइन में? तो ऑप्शन ए में अंडाकार का मतलब गोला, ठीक है, बी में है त्रिभुजाकार यानी कि इस प्रकार का, और सी में है चौकोर का मतलब कि इस प्रकार का, ठीक है, जैसा आपका घर होता है नॉर्मली वैसा, और यहाँ पे डी में है आयताकार का मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कमेंट करना आप लोग। तो चलिए 62 नंबर का यहाँ पे सही होगा आप लोगों का ये डी ऑप्शन आयताकार, ये मतलब ये थोड़ा, ठीक है, इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक है, कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन में समुद्र तट के निकट, बी में है समुद्र तट से दूर की ऊंचाई पे, सी में है समुद्र तट से दूर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ना ये होगा हमारा क्या, तो समुद्र तट से दूर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो सकता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में है वस्तु, बी में है चेक, सी में है मुद्रा और डी में है प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए यहाँ पे 66 का राइट आंसर हमारा जो होगा ना, सॉरी 66 नहीं 64 का ये होगा मुद्रा, ठीक है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है ना मुद्रा होता है। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध क्या है? क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध क्यों है, किसके लिए? तो ऑप्शन ए में पत्र मुद्रा के लिए, बी में है धात्विक मुद्रा के लिए, सी में प्लास्टिक मुद्रा के लिए और डी में है शाक मुद्रा के लिए। तो देखिए आपने यदि सी ऑप्शन बताया तो आपका सही होगा, यानी कि प्लास्टिक मुद्रा राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है, फास्ट में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न कहता है इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? मुद्रा का शाख पत्र इनमें से क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन में चेक, बी में है ड्राफ्ट, सी में है हुंडी और डी में देगा चित्र मुद्रा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ना ये होगा चित्र मुद्रा, यानी कि आपने यदि डी ऑप्शन बताया तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है साख का संबंध किससे होता है। तो ऑप्शन ए में है गरीबी से, बी में उधार से, सी में है दोनों से और डी में है विश्वास से। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ना ये होगा विश्वास से होता है संबंध साख। ठीक है, शाखा, शाखा भी आप लोग कह सकते हो, शाखा मतलब भाई होता है। ठीक है, तो शाखा से याद रख सकते हो विश्वास। अब चलिए अगली प्रश्न आपसे पूछता है यहाँ पे एटीएम यानी एटीएम का अर्थ क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए एटीएम का फुल फॉर्म हिंदी में पूछा जा रहा है तो हिंदी में हम लोग जवाब देंगे ना। ऑप्शन ए में दिया है स्वचालित टेलर मशीन, बी में है स्वचालित टॉकिंग मशीन और सी में दिया गया है स्वचालित टैकिंग मशीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर यहाँ होगा ना स्वचालित टेलर मशीन। आई मीन ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में अगर हमसे पूछा जा रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा तो ऑटोमेटिक लेटी ट्रांजैक्शन मशीन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे हम लोग देखेंगे, फास्ट में कमेंट कीजिएगा आप लोग। प्रश्न कहते हैं रूस की मुद्रा क्या है, रूस में किस प्रकार की मुद्रा है। तो ऑप्शन ए में रूबर, बी में डॉलर, डी में सी में है लियोन और डी में है पाउंड। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा रूबर। ठीक है, मुद्रा जो है ना रूबर होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों को याद करके रखना है। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य इनमें से क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में मूल्य का मापना, बी में है मूल्य का संचयन, सी में है मूल्य का हस्तांतरण और डी में है विनिमय का माध्यम। तो देखिए मुद्रा का जो काम नहीं होता है इनमें से वो क्या नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा मूल्य का हस्तांतरण करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे एक और पूछता है प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं क्यों। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जो मनुष्य होते हैं वो अपनी आवश्यकता पूर्ति करते थे किस प्रकार से। तो ऑप्शन ए में स्वयं उत्पादन करके, बी में वस्तुओं के आदान प्रदान से, बी सी में है मुद्रा से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले के समय में क्या होता था, वस्तु के बदले आदान प्रदान होता था। यानी कि आपके पास चावल है, जैसे मान लो जैसे आपके पास चावल है ना, ठीक है, क्या है आपके पास चावल है तो क्या कीजिएगा आप चावल दूध, आप किसी व्यक्ति को चावल देकर आप क्या करोगे उनसे मांग लोगे, क्या दूध मांग लोगे। तो यानी कि सामान के बदले सामान पहले चलता था। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे नोट करके जो रखना है ना बी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। आप चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है इनमें कौन विविध ग्राह्य या मुद्रा है। विविध ग्राह्य या मुद्रा क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में चेक, बी में है ड्राफ्ट, सी में है 10 रुपये का नोट और डी में है इनमें उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 72 नंबर का नोट करके रखिएगा, ये हमारा होगा चेक। ठीक है, चेक होता है किसका अर्थ, तो ये विविध ग्राह्य मुद्रा का अर्थ होता है। तो अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है, प्रश्न कहता है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है किस बैंक के द्वारा। ऑप्शन में केंद्रीय सरकारी द्वारा, बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी में है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है ना, ये किया जाता है किन के द्वारा, तो ये किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्र के जो सरकार है उनके द्वारा किया जाता है 1 रुपये का नोट जारी। तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा अगली प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह कथन किनका है। ये पूरा एक कथन है, एक पंक्ति है। मुद्रा वह यानी रुपया वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण जितने भी व्यक्ति होते हैं ना वो सभी चक्कर काटते रहते हैं। यानी ये किनका कहना था। तो ऑप्शन ए में क्राउथर का, बी में प्रो मार्शल का और डी में पिंगू का और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना क्राउथर का कहना था, क्राउथर का, यानी ये ऑप्शन आपको याद करके रखना है। आप देखिएगा प्रश्न आपसे यहाँ पर एक और पूछा जाता है, प्रश्न कहता है साख का क्या अर्थ होता है। साख का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में विश्वास करना, बी में है ऋण लौटाने की क्षमता रखना और सी में दिया गया है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता यानी दोनों और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 45 का राइट आंसर होगा विश्वास करना साथ में ऋण लौटाने की क्षमता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ए एवं बी दोनों। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे एक और पूछता है, क्वेश्चन पूछता है मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए में मापना, बी में है संचय और सी में देगा भुगतान और डी में है इनमें सभी। तो देखिए मुद्रा का जो काल अभी के टाइम में हो रहा है ना तो ये सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न आपसे एक और पूछता है, प्रश्न कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो ये तो आपको याद ही होगा, ये हमारा होता है मुद्रा, यानी कि मुद्रा जो है ना विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। आप चलिए अगली प्रश्न आपसे पूछता है जी, यहाँ पे प्रश्न पूछता है 78 नंबर प्रश्न कहता है भारत में जूट कितने कारखानों में, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। ठीक है, टोटल कितने। ऑप्शन में 77, बी में है 11, सी में है 69 और डी में है 88। तो देखिए 58 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 77 कारखाने टोटली हैं। तो देखिए अभी तक हमने कुछ
प्रश्न देखा है। तो आज और चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका पूछता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है धातु मुद्रा, बी में है सिक्के, सी में है मुद्रा वस्तु मुद्रा और डी में है पटर मुद्रा, यानी कि वस्तु मुद्रा का करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस आधार पे था। यानी कि विनिमय के प्रारंभिक जब विनिमय का अवस्था जो चला था उस टाइम व्यापारियों का मनुष्य का जो व्यापार होता था वो किस पर आधारित होता था। ऑप्शन में वस्तु विनिमय पर, बी में है मौद्रिक विनिमय पर, सी में है ए एवं बी दोनों यानी कि वस्तुक विनिमय पर, साथ में मौद्रिक विनिमय पर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा राइट, ये होगा वस्तु विनिमय पर। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, पहले के समय में जो भी बिजनेस होता था ना, मान लीजिए किसी देश से कोई लेके आया, क्या लेके आया है, तो वो मान लीजिए लहसुन लेके आया, ठीक है, क्या लेके आया है, तो लहसुन, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा, समझने का बात है, ठीक है, लहसुन मान लीजिए लहसुन, ठीक है, लहसुन लेके आया है विदेश से कोई बेचने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपने देश में भारत का जो व्यक्ति था वो क्या करेगा, यहाँ से मान लीजिए दे दिया उसको, क्या चावल दे दिया उसके बदले, और उसके बदले वो लहसुन ले लिया। तो इस प्रकार से पहले के टाइम में चलता था, ठीक है। तो आपको ए ऑप्शन याद करके रखना है। तो चलिए हमने अभी टोटली 80 प्रश्न देखा है और मैंने आपको बताया था 100 प्रश्न आपको मैंने बता रहा है, अभी 20 और प्रश्न बताना है, तो बट आपको 80 प्रश्न हमने टोटली अभी करवा दिया आपको, ठीक है। 80 प्रश्न हमने अभी टोटली आपको करवाया। तो 80 में आपने कितना अभी तक कमेंट किया है बताना, ठीक है। 80 में क्या आप लोगों ने 50 सही बना दिया, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यदि अभी तक आपने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, 20 और प्रश्न आप लोग ट्राई करो, आप लोग 50 सही कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए प्रश्न कहता है मुद्रा वह है जो कार्य करती है, मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा की परिभाषा किसने दी। देखिए ये परिभाषा है क्या, मुद्रा वह है जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, परिभाषा तो मुद्रा का, तो ये परिभाषा किसने दिया था। ऑप्शन ए में मार्शल ने, बी में लॉवस्टन ने, सी में हॉटरेन मिरर्स ने और डी में रहेगा सेलिंगन मैन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है 81 नंबर का। तो चलिए ये राइट आंसर होगा हॉटर डिवर्स ने, यानी कि सी नंबर आप लोगों को नोट करके रखना है। आप देखिएगा प्रश्न आपसे पूछता है शाख का प्रयोग किसमें होता है, ठीक है, शाख का प्रयोग किसमें होता है। तो ये होगा हमारा उपभोग के लिए, साथ में विनियोग के लिए, यानी कि दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है शाख मुद्रा, बी में है बैंक मुद्रा, सी में है शाख मुद्रा, साथ में बैंक मुद्रा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 83 नंबर प्रश्न का आपको ने यदि सी ऑप्शन बताया तो करेक्ट आंसर आपको होगा, यानी कि शाख मुद्रा होगा, साथ में बैंक मुद्रा भी होगा। आप चलिए अगली प्रश्न आपसे एक पूछता है, प्रश्न कहता है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था। तो चलिए ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला प्रो मार्शल ने, बी में है प्रो पिगू ने और सी में है प्रो लॉवस्टन ने और डी में है प्रो नैम्प ने। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को नोट करके रखना है। 84 नंबर का प्रश्न का ये होगा प्रोनैम्प ने दिया था। किसने दिया था, तो प्रोनैम्प ने। तो आपको डी ऑप्शन याद करके रखना है, ठीक है। फास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर दे अपने फ्रेंड में, ठीक है। मैं काफी बार बोला हूँ कि इस प्रकार का एक तीर का निशान बना होगा, उस पर टाइप करके आप लोग अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कर दो। और साथ में आप लोग चैनल पर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए प्रश्न आपसे एक और पूछता है 85 नंबर, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हो सकते हैं। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है जी। तो ये जो है ना, ये होता है विनिमय का माध्यम भी, मूल्य का मापक भी, साथ में मूल्य का संचय भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने यदि बताया तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न यहाँ पे एक और पूछता है, प्रश्न पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाई जो है ना क्या थी, ठीक है, क्या कठिनाई थी। तो ऑप्शन ए में है मूल्य मापन की कठिनाई, बी में है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव और बी में है ए एवं बी, यानी कि मूल्य मापन की कठिनाई, साथ में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव और साथ में है डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये होगा हमारा साथ में क्या क्या होगा, तो मूल्य का मापन में कठिनाई होता था, साथ में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग पर, यानी कि मान लीजिए चावल का कुछ ज़्यादा दे दिया, चावल जैसे मान लीजिए 100 रुपये किलो बिक रहा है मान लो, और दूध जो है ना वो मान लीजिए 50 रुपये किलो बिक रहा है, यानी कि चावल के बदले 1 किलो चावल दिया, दूध 1 किलो लिया, तो क्या घाटा तो किसी को हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से चलता था पहले के टाइम में। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चलिए अगली प्रश्न पूछता है हमसे, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है। कौन सा ऐसा धातु है जो मुद्रा के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लोहा, बी में तांबा, सी में पीतल और डी में देगा चांदी और सोना। तो देखिए चांदी और सोना जो ना मुद्रा के मुद्रा के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है मुद्रा का प्राथमिक कारक कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कारक कौन सा हो सकता है। तो देखिए ये होगा विनिमय का माध्यम, प्राथमिक कारक प्रथम में आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपने बताया तो करेक्ट आंसर आपका होगा।
अब प्रश्न आपसे पूछता है निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। विधिग्राह्य मुद्रा क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में नोट और सिक्के, बी में चेक और सी में रहेगा बैंक ट्रांसफर और डी में रहेगा हुंडी। तो देखिए ये राइट आंसर आपका होगा नोट और सिक्के, ठीक है, विनिमय का विधिग्राह्य मुद्रा। अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है, प्रश्न पूछता है निम्नांकित में किस मुद्रा में बहीनता अधिकता होती है। बहीनता या जो है ना अधिकता होती है कौन सी मुद्रा में, तो ये याद करके रखना पटर मुद्रा में। पटर मुद्रा का क्या है, 100 का नोट 200 का नोट ये सब चलता है ना, ये सभी नोट जो है ना बहीनताया कहलाता है, तो आपको याद करके रखना है। अब देखिएगा अगले प्रश्न हमसे पूछता है प्रश्न हमसे पूछता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में कौन सा मुद्रा है जिसे वैधानिक मुद्रा मान्यता प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए में बी वस्तु मुद्रा, बी में शाख मुद्रा, सी में है चेक मुद्रा और डी में रहेगा पटर मुद्रा। तो नोट करके रखिएगा ये होगा पटर मुद्रा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा होगा। अब देखिएगा अगली प्रश्न कहता है 92 प्रश्न कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसका लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसका लाभ हुआ है। ऑप्शन में उपभोक्ताओं का, बी में है उत्पादकों का, सी में है ए एवं बी यानी कि उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सीधी सी बात है, दोनों का सही अच्छा इस्तेमाल हुआ, यानी उपभोक्ताओं का भी और उत्पादकों का भी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है निम्नांकित में कौन निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में नेट और सिक्के, बी में है चेक और डी सी में है बैंक ट्रांस और डी में है हुंडी हुंडी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए ये बैंक और नोट और सिक्के होगा हमारा, यहाँ पे ये ऑप्शन आपने बताया तो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को एक ही बात नोट करके रखना है, ये होगा हमारा बचत की क्षमता, बी में है बचत की इच्छा और सी में होगा हमारा बचत की सुविधाएं, यानी कि टोटली देखो तो तीनों सही हमारा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को डी ऑप्शन याद करके रखना है 94 का। अब प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछता है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। ऑप्शन ए में बचत, बी में है पूंजी निर्माण, सी में है ऋणों का लेन देन और डी में रहेगा इनमें तीनों से। ठीक है, इनमें तीनों से। तो यहाँ पे एक ही बात नोट करके क्या इनमें तीनों से सही हुआ है, बचत का भी पूंजी का भी ऋणों का भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपने बताया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगली प्रश्न आपसे पूछता है पूंजी का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में उपभोक्ता द्वारा, बी में है विनियोग द्वारा, सी में है बचत द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो सकता है 96 का। ठीक है, 96 का क्या हो सकता है राइट आंसर, तो आपको नोट करके रखना बचत द्वारा। ठीक है, बचत द्वारा। तो देखिए अगली प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित उद्योग क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बताना आप लोगों को। ऑप्शन ए में है सूती वस्त्र, बी में सीमेंट, सी में है चीनी और डी में है जूट वस्त्र। तो देखिए सीमेंट हमारा जो है ना ये कृषि पर आधारित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए अगली प्रश्न आपसे पूछता है यहाँ पे निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग क्या हो सकता है। उपभोक्ता उद्योग, ठीक है, ऑप्शन ए में है चीनी, बी में है सीमेंट, डी में है अवरक और डी में है लोहा इस्पात। ठीक है, तो उपभोक्ता उद्योग क्या होता है। उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या है कि इनका माना, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को याद करके रखना है चीनी होगा हमारा। क्या होगा चीनी। ठीक है, तो आप लोगों को ए ऑप्शन याद करके रखना है। अब प्रश्न हमसे पूछता है 99 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमानों का उद्योग क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में चीनी उद्योग, बी में कागज उद्योग, सी में खिलौना उद्योग और डी में रहेगा विद्युत उपकरण उद्योग। तो सबसे छोटा पैमाना हमसे पूछा जा रहा है छोटा पैमाना का, तो ये होगा खिलौना उद्योग। राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन याद करके रखना है। तो चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 100% यानी कि 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का छिड़काव हुआ था। कौन सा गैस गिला था। भोपाल त्रासदी गैस जब हुआ था ना, तो भोपाल में जब गैस कांड हुआ था तो किस प्रकार का वहाँ एसिड गिला था। तो ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है मिथाइल आयोसाइनाइड और डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है ये हमारा होगा सी ऑप्शन राइट, यानी कि मिथाइल आयोसाइनाइड, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों को नोट करके रखना है। तो चलिए हमने टोटली 100 प्रश्न दिखा है, तो आपको बताना है कि 100 प्रश्न में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, हमने आपको पहले भी बोला था, थंबनेल में भी आपने देख लिया था कि आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का ही सिर्फ जवाब देना है। तो 50 प्रश्न का यदि आपने सही जवाब दे दिया है तो आप लोग अपना नाम, ठीक है,
है। पहली बात तो मैं लिख देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अपना नाम, ठीक है, पहले, और आप किस जिला से हो ये कमेंट करना है, बस इतना ही कमेंट करके आपको कमेंट कर देना है। मैं आप लोगों का कमेंट करूँगा। यदि आप लोगों ने सच में ईमानदारी पूर्वक बस आपको बताना है, आपने यदि सच में 50 नंबर लाया है तो आपको मैं कमेंट लूँगा, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम भी लूँगा कि कौन कौन लाए हैं 50 में 50 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को इतना काम जरूर करना है। और साथ में आप लोगों ने हमारे ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं लिया तो ये हमारा नंबर है 6009698095। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स दिया जाएगा। तो जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप